बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। कोलकाता में कल होगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बैठक में नमामि गंगे परियोजना पर चर्चा होनी है। भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के सुझाव दिए जाएंगे। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट जिसको लेकर कई बार बैठकें हुई हैं, एक बार फिर से ये बैठक बड़े स्तर पर बुलाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में होंगे और गंगा को कैसे बचाना है प्रदूषित होने से, इसको लेकर ही इस बैठक में सुझाव दिए जाएंगे। तो भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के सुझाव इस बैठक में दिए जाने हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की ये बैठक कल होनी है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। सीएम धामी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गंगा परिषद की बैठक कोलकाता में आयोजित हो रही है और इस बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों की ये बैठक है। बहुत महत्व है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है और लगातार जो गंगा सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उसको हम लोग लगातार उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं और हमने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के सफाई अभियान को लगातार गति देने का काम किया, जिसके कारण से कि ऋषिकेश तक हमने ए श्रेणी का गंगा का जो जल है ए श्रेणी का हमको मिल रहा है, ए श्रेणी का प्राप्त हो रहा है। वहीं ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार जहां तक उत्तराखंड की सीमा है वहां तक बी श्रेणी का है। जितने भी हमारे जो नाले थे 132 नाले उन सभी को टेप कर दिया गया है, एसटीपी प्लांट लगा दिए गए हैं। गंगा के जो घाट हैं उन घाटों पर सफाई का काम, सौंदर्यीकरण का काम, पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने उसको साफ स्वच्छ रखने का काम किया है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने का भी काम इस पर हुआ है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। इस वक्त मेरे सहयोगी हितेश सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हितेश, मुख्यमंत्री जिस तरह से जानकारी दे रही हैं कि नालों की सफाई हो चुकी है, पौधारोपण भी किया जा रहा है और गंगा को दूषित होने से बचाने के लिए भी तमाम तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो क्या समझे कि कल जो बैठक होनी है इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये तमाम सुझाव दिए जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को ताकि इस प्रोजेक्ट पर आगे काम बढ़ाया जा सके? हितेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल सहयोगी तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल इस बैठक में शामिल होंगे और अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा नालों की सफाई से लेकर जो छोटी नालियां हैं उनकी सफाई तक भी चल रही है और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में ये तमाम कल सुझाव दिए जा सकते हैं कि आखिर उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को साफ करने के लिए। हितेश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जो मुख्यमंत्री इस वक्त हम उनको सुन रहे थे कि जो काम उत्तराखंड में गंगा को बचाने के लिए, दूषित होने से बचाने के लिए जो किए जा रहे हैं, क्या माना जाए कि कल इस बैठक में ये सुझाव मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे पीएम को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा है क्योंकि जिस तरीके से नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक कोलकाता में होने वाली है उसकी जो अध्यक्षता है वो पीएम मोदी करेंगे और उसी के लिहाज से उत्तराखंड बहुत ही मजबूती के साथ उसमें अपना अहम कदम रखने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी रोस्टर्स तैयार कर लिए, अपने सभी जो उनका खाका है वो पूरा तैयार कर लिया है क्योंकि जिस तरीके से नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, उसी के लिहाज से वहां पर सभी अधिकारियों को निर्देशित भी अब से पहले कर दिया गया था। उसी को लेकर जितनी भी जो कारखाने हैं, जो नाले हैं, जो नदियां हैं, छोटी छोटी जो नहरें हैं, उनका गंदा पानी गंगा में ना जाए उसको लेकर पूरा रोड मैप, पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया। उसके सुझाव कलकत्ता में कल दिए जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जी हितेश, इससे पहले भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, अलग अलग स्तर पर बैठकें हुई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम की बात करें तब भी ये बैठकें हुई हैं और देश में भी कई बार अपने अपने स्तर पर, चाहे राज्य हो या फिर पीएम की तरफ से भी बैठक बुलाई गई। कल जो बैठक होगी वो कितनी अलग होगी बाकी बैठकों से, अगर इतर हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार बातचीत होती है बैठकों में, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी वही है कि आखिर साफ गंगा कब होगी?
बिल्कुल देखिए, जब से पीएम मोदी ने अपने पद को ग्रहण किया था, उसी के बाद में ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया गया था। उसमें उमा भारती इसमें कैबिनेट मंत्री रही और संजीव बालियान के हाथ में भी इसकी बागडोर रही। हालांकि नमामि गंगे जस का तस देखा गया, कोई सुधार इसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले में आगे आए, उन्होंने लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया और लगातार अपने पीएमओस के अधिकारी, कई ऐसे अधिकारी, इसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि जो उत्तराखंड की जो गंगा है, इसको निर्मल बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, सौंदर्य कैसा हो, अविरल कैसा हो। तो उसी के लिहाज से जिस तरीके से उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे फिर पूर्व के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर काम करने का काम किया है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वहां पर भेजे जा सकते हैं। उनको सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सुझाव दे सकते हैं। जी, ये बैठक किस तरह से होगी? ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी या फिर मुख्यमंत्री कोलकाता में होंगे? बैठक को लेकर क्या रूपरेखा तैयार हुई है? जी बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरीके से सीएम मुख्यमंत्री की धामी की तरफ से जो अभी प्लान अभी हमारे पास आया है, वो अभी कोई साफ तौर पर कहना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टाइमिंग है वो यही है कि शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलकत्ता में मौजूद रहें। लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रोग्राम हमारे पास नहीं आया है। जी, फिलहाल अधिकारियों की तरफ से कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो सुझाव कल पेश किए जाने हैं? जी बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से कुछ महीने पहले ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर निर्देश कर दिए गए थे और जो भी सचिव जो आईएएस अधिकारी हैं, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर काम करे, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की गंगा को लेकर गोमुख से लेकर और हरिद्वार तक किस तरीके से निर्मल बनाया जा सके, किस तरह से कारखानों से बचाया जा सके, पूरे सवालात उन्होंने तैयार कर लिए और उसी के लिहाज से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सवाल जवाबों का वहां पर कलकत्ता में देखना यही है कि सुझाव के आधार पर आगे कैसे काम किया जाता है और गंगा को साफ करने के लिए कल के सुझाव कितने महत्वपूर्ण होंगे। आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर हरिद्वार जिले में शीत लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह से ही हरिद्वार में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के अन्य शहरों में हल्का कोहरा होने से ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में ठंड बढ़ सकती है। बता दें, फिलहाल बारिश और बर्फबारी की संभावना बेहद कम है। शीतलहर को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हरिद्वार में आने वाले यात्रियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरा ज्यादा होगा, इसीलिए यात्री जो है सतर्क रहे, सावधान रहे। तो आने वाले 24 घंटे में शीतलहर जो है वो और ज्यादा होगी, ऐसे में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए येलो अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी की गई है। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि तापमान गिरने की वजह से धुंध ही धुंध और कोहरा छाया रहता है, विजिबिलिटी बेहद कम होती है। इसी को देखते हुए यात्रियों और वाहन चालकों को कहा गया है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और सतर्क सावधान जरूर रहें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अलग अलग जगहों पे लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो मौसम विज्ञान विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है। सर्दी से बहुत परेशानी हो रही है। सर्दी में कोहरे में इतनी हालत गंदी हो रही है हमारी कि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से हमें प्रशासन ना तो लकड़ियां दे रहा है और ना हमें कुछ कम्बल वगैरह दे रहा है। ये बताइए हम रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर से इन्होंने व्यापार में तो रूट चेंज कर दिए हैं। रूट चेंज जो किए हैं उसकी वजह से हम हरिद्वार नहीं जा सकते, भूखे मरने का गल पे है। सर हमारे भी बहादुर जी विधायक है, लेकिन वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहे। गल्फ हमारे पास नहीं है, लेने के पैसे नहीं है, क्यों रूट बंद कर दिया हरिद्वार वाला इन्होंने। हमारा हरिद्वार जाते 500-700 कमा लेते थे, लेकिन अब सर 100 रुपये में 150 में रहते हैं पूरे दिन। बताओ क्या करेंगे? यहाँ देख लो, अभी स्टैंड पे इतनी रिक्शा खड़ी है, क्या सवारी है यहाँ? कस्टमर भी नहीं है, कोहरा इतना है तो कस्टमर ही कहाँ से आएगा? पहले तो 10-10 रुपये करके हम लोग बहादुराबाद से ढो लेते थे। कभी कभी हरिद्वार का चक्कर मिलता था तो हरिद्वार चले जाता है 300-400 रुपये में, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका। अब 10-10 रुपये में बताओ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सहयोगी संजय पुंडेर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, आपके पीछे की तस्वीर देखकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा अभी भी छाया हुआ है। लोगों को तो सुन ही रहे हैं हम कि कितनी परेशानी हो रही है, रोजगार, उनका व्यवसाय भी ठप पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है, ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति इसी तरह की रहेगी और क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की सावधानी बरतनी होगी?
देखिए नीतू, उत्तराखंड के पहाड़ से लेके मैदानी जिलों तक लगातार सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर करीब 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि लगातार ही मौसम विभाग द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घनी जब सर्दी होती है, कोहरा होता है, तो आप घरों में रहे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर देश विदेश के जो पर्यटक है वो भी पहुंचते हैं। हालांकि नए साल को लेकर भी जो पर्यटकों का आना है वो लगातार यहाँ पर जारी है, जिसके चलते लगातार ही लोगों से अपील की जा रही है कि आप घनी कोहरे में बाहर ना निकले, क्योंकि घने कोहरे में विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। हालांकि अगर मैदानी जिलों की बात की जाए, यहाँ पर भी शीतलहर ने अपना सितम ढाया हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं वो घरों में कैद है। कहा जा सकता है कि अभी कई दिनों तक भी इस तरह का मौसम रहने वाला है, और लगातार हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि आप भी घरों में ही रहकर अपना समय बिताएं, क्योंकि घने कोहरे के चलते कुछ ना कुछ घटना भी घट जाती है। नीतू, ऐसे में जो रैन बसेरे अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, क्या इस तरह का कोई निरीक्षण डीएम की तरफ से किया गया? देखिए, लगातार ही हरिद्वार जिले में लगातार ही जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि बीती रात यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी कई रैन बसेरों का निरीक्षण किया था। हालांकि जहाँ पर व्यक्तियों को सुविधा देनी है, उनको मूलभूत सुविधा भी वहां पर दी जा रही है। सर्दी से बचने के लिए वहां पर उन्हें लकड़ी भी दी जा रही है, गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। नीतू, स्कूल के लिए क्या एडवाइजरी जारी हुई है? देखिए, लगातार ही जिस तरह से ठंड ने अपना सितम ढाया हुआ है, तो इसके चलते जिला प्रशासन की ओर से अभी 2 दिनों के लिए छुट्टी यानी बच्चों को अवकाश के लिए कहा गया है। हालांकि आने वाले वक्त में जिस तरह का मौसम रहेगा उसके हिसाब से फिर छुट्टी पड़ सकती है। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन लगातार ही बच्चों के अभिभावकों से भी अपील कर रहा है कि घनी सर्दी में बच्चों को घर से ना निकलने दे। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये खबर, जहां चयन बोर्ड ने लौटाया स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव। 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती का प्रस्ताव लौटा दिया गया। नर्सिंग पदों पर मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड चिकित्सा सेवा से जुड़ी हुई है, जहां चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव लौटा दिया है, वापस कर दिया है। 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती का ये प्रस्ताव वापस कर दिया गया। नर्सिंग पदों पर मेरिट के आधार पर चयन होगा, ये कहना है। इसीलिए इस प्रस्ताव को लेकर अब आगे जो है वो बात नहीं बनी है। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग का जो प्रस्ताव था भर्ती को लेकर, यानी जो 1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होनी थी पदों पर, मेरिट के आधार पर होगी। इसका चयन जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ये कहना है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का। इसीलिए जो ये प्रस्ताव भेजा गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती होने के लिए 1564 नर्सिंग अधिकारियों के, वो फिलहाल अधर में लटक चुका है। हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हितेश, क्या पूरी बात निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ कहा गया है कि मेरिट के आधार पर चयन होगा, कैसे चयन होगा? और अभी जिस तरह से प्रस्ताव लौटा दिया गया, समझा जा सकता है कि अधर में लटक गया भर्ती प्रक्रिया जो है। जी बिल्कुल, देखिए 1564 नर्सिंग पदों की भर्तियां हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनकी सत्ता और उनकी साख पर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूके SSSC भर्ती मामले में एक घोटाला देखने को आया था, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही बामुश्किल अपनी साख बचाई थी। हालांकि अब जिस तरीके से ये 1564 नर्सिंग भर्ती है, इसको लेकर अभी जो चयन बोर्ड है उसने ये प्रस्ताव वापस कर दिया। उन्होंने कहा है कि संशोधन करके ही इसमें भर्तियां की जाएंगी और मेरिट के आधार पर इसमें भर्तियां होने वाली है, क्योंकि अब से पहले भी जिस तरीके से इसमें एक प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजा गया था, तो उसमें भी कई खामियां यहाँ पर पाई गई थी। उसी के तहत अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो स्वास्थ्य सचिव हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं, सभी अब बहुत गहनता के साथ अब इस भर्ती को कराने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले जो भी नर्सिंग की जो भर्तियां हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं धांधली देखी गई है। तो अब ऐसा कोई भी कदम मुख्यमंत्री या फिर उनके अधिकारी नहीं उठाना चाहते जिससे उनकी सत्ता और साख पर निशानदेही खड़ी हो या प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा हो। जी, लेकिन ऐसे में हितेश, वाकई क्योंकि मेरिट के आधार पर हो चयन, इसकी बात तो पहले ही कही गई थी, तो क्या मेरिट के आधार पर नहीं किया जा रहा था चयन, और स्वास्थ्य विभाग ने डायरेक्ट इसी तरह से ये लिस्ट भेज दिया?
और अब ऐसे वक्त में इस लिस्ट का खारिज करना, जब कोरोना के केसेस आ रहे हैं और सतर्क रहने के लिए कहा गया है तमाम सरकारों को, कैसे हम देखें, कैसे इसे समझे? जी बिल्कुल, देखिए इसका रोस्टर पहले भी तैयार किया गया था और कई ऐसे पूर्व के जो संविदा कर्मचारी हैं या फिर कोई बेरोजगार है जिन्होंने स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा ग्रहण की है, तो उनको लेकर भी जिस तरीके से पहले संविदा में भर्ती कर लिया जाता था, तो उनके उसी को लेकर ये परमानेंट इनको कर दिया जाता था, रूटीन में इनको कर दिया जाता था। लेकिन अब बिल्कुल प्रणाली अलग कर दी गई है। अब पूरा इसमें नई नियमावली के आधार पर अब इसमें बोर्ड चयन करेगा और नया संशोधन करने के लिए इसमें स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है। तो उसी के लिहाज से जो अधिकारी हैं वो बहुत ही गहनता के साथ चिंतन मनन करने के बाद अब ये जो 1500 भर्तियां हैं इनमें अब आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। उधर देहरादून से खबर मिल रही है, जहां कोरोना महामारी से जुड़ी ये खबर, स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। छात्र, शिक्षक समेत स्कूल के सभी स्टाफ के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। तो अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये निर्देश स्कूलों के लिए मिला है कि स्कूल में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है और दूरी का भी पालन करना होगा। जो सामाजिक दूरी है इसका पालन करना है, क्योंकि पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को कहा गया है कोरोना को लेकर कोई ढील नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। अब स्कूलों को भी ये एडवाइजरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से कि स्कूल में मास्क अनिवार्य होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, इससे पहले तो राज्य सरकार ने बैठक बुलाई थी, तमाम डिपार्टमेंट को कहा था कि कोरोना को लेकर तैयारियां दुरुस्त कर दें। अब स्कूलों को ये एडवाइजरी मिल गई। इसके अलावा और क्या क्या एडवाइजरी दी गई है कोरोना को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड शासन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल, सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल सभी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है सभी बच्चों के लिए। और इसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं सभी पूरे उत्तराखंड प्रदेश के और जितने भी शिक्षक हैं और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल में और जो भी पहुंचे बिना मास्क लगाए ना पहुंचे, मास्क लगाकर ही स्कूल में आना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनानी होगी और कोरोना का जो गाइडलाइन है उनका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछली बार कोरोना की जो वेव आई थी उसमें काफी ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ गया था। तो उसी के देखते हुए, उसी के लिहाज से लगातार इसमें अधिकारी हालांकि बैठकें कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बैठकें कर रहा है। तो अब शिक्षा विभाग ने भी अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में अब मास्क अनिवार्य होना ही होना है। जी, तो स्कूलों में ये एडवाइजरी जारी हो चुकी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है और इसके साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको लेकर भी सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना के केसेस कई राज्यों में आ रहे हैं और उत्तराखंड में वो स्थिति ना हो, हितेश, जो हमने देखी थी 3 साल पहले कि भयंकर बाढ़ कह सकते थे कि केसेस के आ रहे थे। अब स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो उस तरफ भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं टेस्टिंग ट्रेसिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे उत्तराखंड के अंदर अपना हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। अब जो भी बाहर से पर्यटक या फिर बाहर से लोग जो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग शुरू हो गई है और सैंपलिंग भी जांच के लिए जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर की बात करें, वहां पर लगातार अब टेस्टिंग शुरू हो गई है, या फिर हम आसारोड़ी देहरादून के बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से जो आने वाले लोग हैं, जो बाहरी राज्यों से, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, सभी से विभाग की तरफ से और स्कूलों को अब ये एडवाइजरी कि मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल होगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में रुड़की में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, एक बार फिर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने भारत में दस्तक दे दिया। पिछली बार कोरोना के दौर में देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संकट की स्थिति से उबारने का काम किया था। इस बार भी सभी महकमे को अलर्ट कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि इस बार लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा ना हो पाए। उधर देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति के ओपन पुरुष की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि ये बेहद खुशी की बात है, आज हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं।
प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस ओर आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो है काफी पिछड़े हुए होते हैं लेकिन आज की तारीख में खेल के प्रति जो जागरूकता, खेल के प्रति जो इंटरेस्ट सरकारों के द्वारा लगातार जिस प्रकार का सहयोग और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना का सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है तो आज अभिभावक भी बच्चों से कह रहे हैं कि आप खेलिए और आगे बढ़िए और आज सभी फुटबॉल प्रेमी यहाँ पर हैं तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा है खेल के दृष्टिकोण से। साल की तरह इस साल के अंत में हरिद्वार के सिडकुल में मेले का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों ने अपने अपने शहरों की कला का प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रदेश के लोगों ने भी अपने कला को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया। बता दें सिडकुल में लगा ये मेला नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी तक लगा रहेगा। सिडकुल मेले में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अल्मोड़ा से लेकर जम्मू कश्मीर तक के स्टॉल लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि अगर आप इन शहरों में नहीं जा पा रहे हैं तो हम खुद उन शहरों की तमाम खास चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं आपके शहर हरिद्वार में। इसके साथ ही इस मेले में मिनी भारत की झलक भी देखने को मिली। पूरा भारत विविधताओं से भरा हुआ है और पौराणिक और पुरातन हस्तशिल्प हमारे यहाँ पे विद्यमान है। हमारे यहाँ पीतल नगरी मुरादाबाद से हस्तशिल्पी आए हुए हैं जो कि पीतल का सामान लगाए हुए हैं। फिरोजाबाद फेमस है कांच के सामान के लिए और वहाँ पे कांच का सामान फिरोजाबाद से आया है। कालीन प्रसिद्ध है भदोही की तो हमारे यहाँ भदोही से कालीन के कारीगर आए हुए हैं। क्रॉकरी के लिए खुर्जा बुलंदशहर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो हमारे यहाँ 2 कारीगर खुर्जा बुलंदशहर से आए हुए हैं। हमारे यहाँ मनोरमा जी हस्तशिल्पी आई हुई हैं जो कि एप्पण कला को उन्होंने थोड़ा कमर्शलाइज करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया हुआ है। हमारे मेले में आपको उत्तराखंड की कला के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति का भी देखने को मिलेगा। हमारे क्राफ्ट बाजार को आप लोग एक मिनी भारत कह सकते हो क्योंकि लगभग भारत के हर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पे चटाई लेके आए हुए हैं और जगह जगह से लोग आए पूरा। खबर पिथौरागढ़ से है जहां युवा कल्याण विभाग ने टकाना जिला के रामलीला मैदान में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने की है और कहा कि ग्रामीण कलाकारों को इस मंच से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस तरह का आयोजन ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए। मौके पर विधायक मयूख मेहर ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप महारा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। महोत्सव है, इसका आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं और इसमें हमारी 8 विकास खंडों के आए युवक महिला मंगल दल और जो हमारी सांस्कृतिक टीमें होती हैं वो प्रतिभाग करती हैं। आज दिनांक 28/12 को हमने इसको रामलीला ग्राउंड में रखा है। इसमें हमारे समस्त टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इससे पूर्व हमारी 2019 से अभी 2021 तक के जितने भी हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें हमारी टीमों के सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। इससे पूर्व 2019 में हमारे बांसुरी, तबला और गिटार में हमारे बॉबी और बांसुरी में प्रियांशु कापड़ी और अभिषेक ने प्रतिभाग किया था। वर्ष 2020 में जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था उसमें हमारी युवक मंगल दल नैकिना की टीम ने उसमें लोक नृत्य में प्रतिभाग किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।